नमस्ते दोस्तों। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि बेबी का साइज काफी बड़ा है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सर्जरी ही करनी पड़ेगी। ये सुनते ही वो लड़की ऑपरेशन टेबल से उठकर बैठ जाती है और डॉक्टर्स को साफ मना कर देती है कि वो अपनी बॉडी पर कट नहीं लगवाएगी। वो कहती है कि अगर पेट पर स्कार आ गया तो बाद में वो किसी अमीर घर में शादी नहीं कर पाएगी। डॉक्टर वार्निंग देते हैं कि सर्जरी के बिना बच्चे का बचना मुश्किल है, पर वो बिना डरे डॉक्टर के मुंह पर बोल देती है, तो ठीक है, बच्चे को मर जाने दो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका बाप कौन है, इसे पैदा करके मुझे क्या ही फायदा होगा। ये बच्चा बस मेरी सक्सेस के रास्ते की रुकावट बनेगा। इस लड़की का नाम ना यंग है, जो गरीबी से इतनी तंग आ चुकी थी कि बचपन से ही उसका बस एक ही सपना था, अमीर बनना। बड़े होकर ना यंग एक रिच लड़के डुकसंग से शादी करने का सपना देखने लगती है ताकि उसके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकें। लेकिन डुकसंग एक टिपिकल प्लेबॉय निकला जो ना यंग से अब बोर हो चुका था। वो बस ये सोच रहा था कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाए। खाना खाने के बाद डुकसंग काम का बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लेता है और ना यंग को अकेले घर जाने के लिए छोड़ देता है। जब ना यंग एक सुनसान अंधेरी गली से गुजर रही थी, तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। काले कपड़ों वाले आदमी उसे घेर लेते हैं और उसे घसीटकर एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ वो लोग उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। फिर वो ना यंग को वार्निंग देते हैं कि बॉस के बेटे के आसपास भी मत दिखना। वो उसके मुंह पर पैसों की गड्डी फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने जुबान खोली तो अगली बार सिर्फ मार नहीं पड़ेगी बल्कि जान से हाथ धो बैठोगी। ना यंग की आंखों में बेइज्जती और गुस्से की आग थी। वो जमीन पर पड़े पैसे उठाती है और कसम खाती है कि वो इसका बदला जरूर लेगी। अगली रात उसे पता चलता है कि डुकसंग शादी कर रहा है, लेकिन दुल्हन वो नहीं, कोई और है। वो चिल्लाती है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी शादी वाले दिन सबके सामने तुम्हारे घर के बाहर तमाशा खड़ा कर दूंगी। तभी अचानक ना यंग को उल्टी जैसा फील होता है और वो वहीं जमीन पर गिरकर उल्टी कर देती है। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ना यंग अपनी प्रेगनेंसी छुपाने के लिए शहर छोड़कर गांव चली जाती है ताकि इस मैटर को हैंडल कर सके। ना यंग ने बहुत छुपाया, पर उसकी दीदी ने उसे ढूंढ ही लिया। तब तक वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो दीदी को धमकी देती है कि अगर मुझे पिटते हुए नहीं देखना चाहती तो पापा को कुछ मत बताना। दीदी पूछती है कि तुम बच्चे को पैदा क्यों नहीं करना चाहती। ना यंग बताती है कि मैंने भी पहले यही सोचा था। मैं तो जहर लेकर डुकसंग के घर भी गई थी। मैंने वहाँ मैट्रीन में अपनी जान देने की धमकी भी दी, पर उन लोगों के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने बस मेरे मुंह पर पैसे फेंके और कहा, ये लो अपना खर्चा और हॉस्पिटल का बिल, अब दफा हो जाओ। फिर ना यंग दीदी से रिक्वेस्ट करती है, जो उसी हॉस्पिटल में नर्स थी, कि प्लीज मेरा अबॉर्शन करवा दो। पर दीदी समझाती हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया है, अब वो एक इंसान बन चुका है, सर्जरी नहीं हो सकती। ना यंग फिर जिद करती है कि मैं इसे पैदा नहीं कर सकती। जिसके बाप का अता पता नहीं, वो मेरी लाइफ क्यों खराब करे। इसने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। मुझे अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी है। मैं डुकसंग से भी ज्यादा अमीर घर में शादी करूंगी और सबको दिखा दूंगी। वो समझ गई थी कि अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। घर आकर ना यंग एक किताब में देखकर खुद ही दवा बनाने लगती है। काफी मेहनत के बाद वो एक काली कड़वी दवा तैयार करती है, जो असल में बच्चे को गिराने के लिए थी। वो अपने पेट पर हाथ फेरती है और एक ही सांस में वो दवा पी जाती है, पर उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कोई सोडा पी लिया हो। वो बाहर भागती है और सब कुछ उल्टी कर देती है। बेचारी ना यंग फ्रस्ट्रेट होकर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसका प्लान फेल हो चुका था। देखते ही देखते 2 महीने और बीत जाते हैं। ना यंग को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो दीदी को बुलाती है। दीदी मजबूर होकर उसे अपने हॉस्पिटल ले जाती हैं और बस यही वो सीन होता है जो हमने शुरुआत में देखा था। ना यंग चीख चीख कर सर्जरी के लिए मना करती है, तो डॉक्टर को जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी करानी पड़ती है। ना यंग अपनी पूरी जान लगा देती है और मौत के मुंह से वापस आकर फाइनली बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से पैदा कर देती है। होश आते ही ना यंग सबसे पहले पूछती है, बच्चा कहाँ है। दीदी उसे झूठ बोल देती है कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। तभी डॉक्टर बताते हैं कि इस मुश्किल डिलीवरी की वजह से शायद अब वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनकर ना यंग पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अमीर घर की बहू बनने का सपना वो अभी भी नहीं छोड़ती। वो दीदी से कहती है कि एक औरत की किस्मत उसके पति पर डिपेंड करती है। मैं किससे शादी करूंगी, उसी से मेरी तकदीर तय होगी। वो दीदी से कसम लेती है कि ये प्रेगनेंसी वाली बात एक राज ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो ठान लेती है कि वो एक ऐसा मर्द ढूंढेगी जो उसकी पूरी लाइफ बदल देगा। लेकिन ना यंग को ये नहीं पता था कि उसका बच्चा मरा नहीं है,
वो जिंदा है। दीदी ने उसे अनाथालय भेज दिया था। इधर दीदी की किस्मत चमकने वाली थी। वो एक अमीर घर में शादी करने वाली थी, पर ना यंग को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो दीदी की जगह खुद उस अमीर घर में जाने का प्लान बनाती है। ना यंग जूनगू के पास जाती है, जो दीदी को बहुत चाहता था। वो उसे भड़काती है कि दीदी किसी और की होने वाली है। तुम इतने भोले हो या बेवकूफ? एक मर्द होकर तुम अपने प्यार को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? अगर उसे रोकना चाहते हो तो उसे अभी अपना बना लो। वो झूठ बोलती है कि दीदी भी असल में तुम्हें ही पसंद करती हैं। अगर अब भी तुम डरे रहे तो सारी जिंदगी पछताओगे। जूनगू का दिमाग खराब हो जाता है। जैसा ना यंग ने कहा था, वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। जूनगू हिम्मत जुटाता है और दीदी को रोकने के लिए एक गलत कदम उठाने का फैसला करता है। रात को वो दीदी के कमरे में घुस जाता है और उसे जबरदस्ती उठा ले जाता है। बाहर खड़ी ना यंग कमरे से आ रही आवाजों को सुनती है और खुश होती है कि उसका प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा है, ताकि ये ड्रामा बिना किसी रुकावट के चलता रहे। वो बाहर से आ रहे पापा को रोकने के लिए दौड़ती है और उन्हें फालतू बातों में उलझाकर जूनगू को टाइम देती है। 5 मिनट बाद जब पापा घर पहुंचते हैं तो जूनगू को देखते हैं, जो घबराया हुआ दीदी के कमरे से निकल रहा था। जमीन पर बेटी के जूते बिखरे देख पापा को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत दरवाजा खोलते हैं। अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वो सीन था जो कोई भी बाप नहीं देखना चाहेगा। जूनगू घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो डंडा उठाते हैं और जूनगू की पीठ पर दे दनादन बरसाने लगते हैं। एक डंडा टूटता है तो वो दूसरा उठा लेते हैं। वो चिल्लाते हैं कि तूने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो दोबारा उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं कि तभी गुस्से की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। पापा के फ्यूनरल पर सब रो रहे थे, लेकिन ना यंग अंदर ही अंदर खुश थी। उसे लग रहा था कि उसका मकसद पूरा होने वाला है। इस सपने के आगे उसे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ अटलांटिक ग्रुप के चेयरमैन किम आते हैं, जो पापा के एहसानमंद थे। पापा ने कभी उनकी जान बचाई थी, इसी का बदला चुकाने के लिए उन्होंने बचपन में ही तय किया था कि वो अपने बेटे यंगमिन की शादी उनकी बेटी से करेंगे। चेयरमैन पापा की फोटो के सामने कसम खाते हैं कि वो अपना पुराना वादा जरूर निभाएंगे और उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। ना यंग का असली मकसद यही था, दीदी की इज्जत खराब करना, ताकि वो खुद दीदी की जगह यंगमिन से शादी कर सके और उस अमीर खानदान की बहू बन सके। फ्यूनरल के बाद जब दोनों बहनें घर लौटती हैं तो मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। कुछ गुंडों ने उनके घर को घेर रखा था। पापा की मौत के बाद वो लोग उधारी वसूलने आए थे और उनका घर और दुकान खाली करवा रहे थे। तभी वहाँ जूनगू आ जाता है और दीदी के खातिर सारा कर्जा अपने सिर ले लेता है। वो वादा करता है कि 1 महीने के अंदर वो मास्टर जी का सारा पैसा चुका देगा। वो गुंडों को वार्निंग देता है कि दीदी को हाथ भी मत लगाना, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन ना यंग अटलांटिक ग्रुप के ऑफिस पहुंच जाती है और खड़े होकर अपने अमीर फ्यूचर के सपने देखने लगती है। वो चेयरमैन से मिलती है और उदास सा चेहरा बनाकर झूठ बोलती है कि मेरी दीदी ने तो अपना जीवन साथी चुन लिया है, इसलिए वो यंगमिन से शादी का वादा पूरा नहीं कर सकती। चेयरमैन कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगर किस्मत में नहीं है तो जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। ना यंग तुरंत इमोशनल कार्ड खेलती है, पर पापा की आखिरी इच्छा थी कि वो आपका वादा पूरा करे। वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद लोग उन्हें झूठा कहें। ना यंग खुद को बेचारी दिखाते हुए कहती है कि मैं दीदी की खुशियाँ कैसे छीन सकती हूँ, पर पापा की इज्जत के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। चेयरमैन उसकी समझदारी देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। ना यंग को लगा शायद बात नहीं बनी, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उसे लगा कि उसका प्लान बैकफायर कर गया, लेकिन चेयरमैन उसे कहते हैं कि कुछ दिन बाद वो यंगमिन को लेकर डिनर पर आएंगे, तुम तैयार रहना। ना यंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे समझ आ जाता है कि उसका तीर निशाने पर लगा है। घर आकर वो दीदी को बताती है कि चेयरमैन आने वाले हैं और तुम्हें उनके साथ जाना है, बस मुंह बंद रखना, किसी को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। दीदी साफ मना कर देती हैं कि वो किसी को धोखा नहीं देंगी और ना ही किसी का दिल दुखाएंगी। ना यंग तो जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। वो कहती है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी, मैं अपनी किस्मत से लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। हर किसी का कोई ना कोई डार्क सीक्रेट होता है। अगर तुम्हें यंगमिन नहीं चाहिए तो वो अब मेरा है, पर खबरदार जो मेरे पास्ट के बारे में किसी को बताया, वरना जैसे मैंने अपने बच्चे को मारा वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगी। मुझे वादा करो कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी। ना यंग पागलों की तरह दीदी से प्रॉमिस मांगती है। वो जबरदस्ती दीदी को हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ जूनगू कर्जा चुकाने के चक्कर में
चोरी करने जाता है और गलती से 3 लोगों का मर्डर कर देता है। उसे 15 साल की जेल हो जाती है। बेचारी दीदी एक ही झटके में सब खो देती है, ना पिता रहे और ना ही उसका प्यार। अगले दिन चेयरमैन यंग मिन और ना यंग को लेकर उसी नदी किनारे जाते हैं जहां ना यंग के पिता ने उनकी जान बचाई थी। वो ना यंग से कहते हैं, तुम्हारे पिता की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए आज से मुझे ससुर नहीं अपना पिता समझना। और इस तरह ना यंग की चालाकी कामयाब हो जाती है। वो यंग मिन से शादी करके फाइनली अमीर खानदान में एंट्री ले लेती है। अब उसकी नजर अटलांटिक ग्रुप की दौलत पर थी। वो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इतना गिर जाती है कि पति की एक्स वाइफ के बच्चे को अपना बताकर पेश करने का प्लान बनाती है। उसे पता था कि बिना वारिस के उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए वो प्रेग्नेंट औरतों के साथ रहने लगती है और उनकी चाल ढाल कॉपी करने लगती है ताकि उसकी फेक प्रेगनेंसी पकड़ी ना जाए। पर शादी के बाद ना यंग को रियलिटी चेक मिलता है। जैसा उसने सोचा था लाइफ वैसी नहीं थी। यंग मिन 3 भाई थे और उसे बिजनेस या पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। ये देखकर ना यंग का दिमाग खराब हो जाता है। उसने तो सोचा था वो कंपनी की मालकिन बनेगी। उसे लगा था कि चेयरमैन यंग मिन को ही अपना वारिस बना रहे हैं। ना यंग को प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं था। उसे बस यंग मिन के जरिए ग्रुप की मालकिन बनना था। यंग मिन भी समझ चुका था कि ना यंग ने उससे शादी क्यों की है। वो जान गया था कि ये सब पैसों के लिए है, इसलिए शादी के बाद वो ना यंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी ना यंग को एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। यंग मिन उसे बताता है कि शादी से पहले उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और मेरी शादी की खबर सुनकर वो चुपके से अबॉर्शन करवाने वाली है। ना यंग मिन का भरोसा जीतने के लिए नाटक करती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा खून है, हम उसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। अगले दिन ना यंग चुपके से उस लड़की इन सूक के पास पहुंच जाती है और सीधे बोलती है कि बच्चा पैदा करके मुझे दे दो। ना यंग उसे ताना मारती है कि तुम भी तो मेरे जैसा ही सपना देख रही थी ना, अमीर बनने का और मालकिन कहलाने का, पर अब यंग मिन की पत्नी मैं हूँ, तुम नहीं, इसलिए चुपचाप बच्चा मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं यंग मिन को वारिस बना दूंगी और तब तुम्हारा बेटा ही इस पूरे एम्पायर का अगला राजा बनेगा, अटलांटिक ग्रुप का मालिक। इन सूक हैरान होकर पूछती है, क्या तुम खुद अपना बच्चा पैदा नहीं करोगी? ना यंग उसे बताती है कि वो अब दोबारा मां नहीं बन सकती, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को अपना समझकर पूरी शिद्दत से पालना चाहती हूँ। अटलांटिक ग्रुप के मालिक की सगी माँ, कैसा लगा तुम्हें ये स्टेटस? जाते जाते ना यंग उसे एक और बात साफ कर देती है, जब तक ये बच्चा ग्रुप का वारिस नहीं बन जाता मैं तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगी। ऐश करना, बस अपना मुंह बंद रखना और चुपचाप अपनी जिंदगी जीना और गलती से भी हमारे सामने आने की कोशिश मत करना। घर लौटकर ना यंग अपने पति यंग मिन को बताती है कि इनसूक अपना बच्चा हमें देने के लिए मान गई है। यंग मिन भड़क जाता है कि तुमने इनसूक के साथ क्या किया। ना यंग उसे चुप करा देती है, अगर नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा नाजायज कहलाए तो चुपचाप मेरी बात मान लो। मैंने पापा को फोन पे बोल दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं उस बच्चे को अपना समझकर ही बड़ा करूंगी। रात को ना यंग मिन से एक और ड्रामा करती है, मैं इसके बाद अपना कोई सगा बच्चा पैदा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मेरा अपना बच्चा हुआ तो शायद मैं इस बच्चे को उतनी शिद्दत से प्यार नहीं कर पाऊंगी। ना यंग अपने इस झूठ को सच दिखाने के लिए पूरी तैयारी करती है। वो रोज इन सूक के साथ प्रेग्नेंट औरतों वाली हरकतें सीखती है ताकि किसी को भी उसके फेक प्रेगनेंसी प्लान पर शक न हो, प्लान में कोई गलती ना हो। इसलिए वो हॉस्पिटल में इनसूक की डिलीवरी अपने नाम से करवाती है और यंग मिन को वार्निंग देती है कि अगर तुम चुप रहे तो दुनिया में किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। और फाइनली ना यंग को वो बच्चा मिल ही जाता है। ना यंग को पता था कि बस यही बच्चा उसके सारे सपनों और लालच को पूरा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन ने भी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। वो ना यंग की छोड़ी हुई बेटी को घर ले आती है और अपना समझकर पालती है और उसका नाम रखती है हेजिन। वक्त का पहिया घूमता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। हेजिन अब बड़ी हो चुकी थी और उसमें बिल्कुल अपनी माँ ना यंग वाली जिद थी, बल्कि वो तो चालाकी में ना यंग से भी 4 कदम आगे थी। उधर ना यंग ने मिंजे को बिल्कुल एक वारिस की तरह पाला था। उसे सख्त ट्रेनिंग दी जा रही थी। ना यंग ने अपना वादा भी निभाया था। वो हर महीने इन सूक को मोटे पैसे भेजती थी और बार बार याद दिलाती थी कि मिंजे से मिलने की सोचना भी मत, उसके सामने भी मत आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इन सूक झूठ बोलती है कि मुझे तो याद भी नहीं मिंजे कैसा दिखता है, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं ग्रुप के मालिक की सगी माँ कहलाऊंगी। लेकिन कुछ लोगों को मौत से डर नहीं लगता। इनसूक छुप छुप कर मिंजे को देखने जाने लगती है। ना यंग जैसी खतरनाक औरत सिर्फ धमकियां नहीं देती
वो एक्शन लेना जानती है। उसे पता था कि अगर किसी ने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि ना यंग मिंजे की सगी माँ नहीं है तो उसकी सालों की मेहनत और प्लानिंग एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। रात के अंधेरे में वो अपनी कार में बैठकर सही मौके का वेट करती है। कुछ देर बाद इन सूख शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई सड़क पर आती है। ना यंग एक्सीलेटर दबाती है और पूरी स्पीड में इन सूख को उड़ा देती है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सब खत्म हो गया। घबराई हुई ना यंग कार से उतर कर देखती है। इन सूख खून से लथपथ पड़ी थी, कोई हलचल नहीं हो रही थी, आसपास कोई नहीं था। ये कंफर्म करके ना यंग वहाँ से कार लेकर भाग निकलती है। घर आकर वो सो रहे मिंजे को देखती है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे उससे छीन नहीं सकता। ये हमेशा के लिए मेरा बेटा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिन बाद उसे एक नोट मिलता है जो उसी औरत का था जिसे उसने मारा था। ना यंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती है और वहाँ पास की दुकान के वेटर से पूछताछ करती है। उस दिन यहाँ जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका क्या हुआ? वेटर बताता है, अरे वो औरत बहुत बुरी तरह कुचली गई थी, शायद मर गई। उसी रात उसे श्मशान ले जाया गया था। ये सुनकर ना यंग की जान में जान आती है, पर जैसे ही वो बाहर निकलती है किसी से टकरा जाती है और जब वो मुड़कर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। घर आकर ना यंग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिस इंसूक को उसने खुद कुचला था वो जिंदा कैसे हो सकती है? तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है। हेडलाइन थी, जून क्यू को दोबारा मौत की सजा सुनाई गई, सजा पर तुरंत अमल होगा। ना यंग को बहुत गिल्ट होता है कि उसकी वजह से जून क्यू मारा जाएगा। उधर हे जिन की लाइफ भी नर्क बन चुकी थी। स्कूल में सब उसे कातिल की बेटी कहकर चिढ़ाते थे। उसके दोस्त उसे बुली करते थे। हे जिन घर आकर ही अपनी मौसी माँ पर चिल्लाती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे पापा एक कातिल हैं और तुमने कहा था वो एक्सीडेंट में मरे थे। मैं स्कूल में मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। ये कहकर वो गुस्से में घर से भाग जाती है। इत्तेफाक से ना यंग 10 साल बाद पहली बार अपने गांव वापस आती है दीदी को देखने के लिए। उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसने जून क्यू को मरवा दिया और अपनी ही बहन की खुशियां छीन ली। वो दीदी से पूछती है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? मेरी लालच के लिए तुमने इतना कुछ खोया। दीदी कहती है, वो पुरानी बात है, जाने दो, अब उसे कुरेदने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैं जून क्यू को पसंद करती थी, इसलिए मैंने किया। रात को जब नायंग जाने लगती है तो दीदी उसे रोककर कहती है, प्लीज एक बार हे जिन से मिल लो, वो अनाथालय से आई है तो क्या हुआ, बहुत प्यारी बच्ची है। नायंग लापरवाही से बोलती है, अरे छोड़ो ना, बाद में कभी मिल लूंगी, अभी टाइम नहीं है। दीदी उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो सोचती हैं कि बेचारी हे जिन, जिसकी अपनी माँ उसे मिलने से मना कर रही है, उसकी किस्मत कितनी खराब है। वहीं दूसरी तरफ हे जिन तूफानी बारिश में समुद्र किनारे खड़ी थी, चट्टान के एकदम किनारे पर। वो आसमान की तरफ चिल्लाती है, मुझे नफरत है इस दुनिया से, और बिना डरे सीधे नीचे कूद जाती है। जब दीदी वहाँ उसे ढूंढते हुए पहुँचती हैं तो उन्हें बस हे जिन की टूटी हुई चप्पल मिलती है। वो समझ जाती हैं कि हे जिन ने क्या कर लिया। उनका दिल टूट जाता है। वो घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से रोने लगती हैं। ये सच वो मान नहीं पा रही थी। उन्हें नायंग से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। उन्हें लग रहा था उन्होंने अपनी बहन को धोखा दिया है, कि वो उसकी अमानत उसकी बेटी को नहीं बचा पाई। और फिर देखते ही देखते 10 साल और बीत जाते हैं। सीन कट होता है एक फेमस सुपरस्टार पर जो एक रईसजादे का हाथ पकड़कर भाग रही थी। वो अपने पागल फैंस से छुपने की कोशिश कर रही थी। वो उस लड़के से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बस 10 मिनट के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। इस स्टार का नाम है इनकी इनही, जो असल में वही हेजिन है जो मरी नहीं थी, बच गई थी। और वो रईसजादा कोई और नहीं, नायंग का बेटा मिंजे है। जब नायंग को इस स्कैंडल का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है। उसका बेटा इतना सीधा साधा है, अभी तो विदेश से लौटा है और इस वक्त वारिस चुनने का कंपटीशन चल रहा है। ऐसे में ये नेगेटिव पब्लिसिटी सब बर्बाद कर देगी। वो ठान लेती है कि उस स्टार को ढूंढकर सच का पता लगाएगी और उसे सबक सिखाएगी। लेकिन नायंग को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि वो स्टार उसकी अपनी बेटी है जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। माँ बेटी की ये पहली मुलाकात इमोशनल नहीं बल्कि जंग के मैदान जैसी थी। बेशक दोनों को अपने खून के रिश्ते की खबर नहीं थी। नायंग चाहती थी कि मिंजे और इनकी के बीच की ये अफवाह यहीं खत्म हो जाए। उसने पहले ही अपने वकील को भेजकर इनकी को धमकाया था, पर इनकी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो नायंग की ही बेटी थी। आखिर उसने वकील के मुंह पर बोल दिया, बचपन से आज तक मुझे लोगों ने बहुत चोट पहुंचाई है, इसलिए अब अगर कोई मुझे दबाने की कोशिश करता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं। नायंग को जब पता चला कि उस लड़की ने उसके वकील को भगा दिया तो वो जल भुन गई। वो समझ गई कि ये लड़की कोई आम टच मी नॉट टाइप नहीं है।
उधर इनकी को भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। वो ना यंग को मजा चखाना चाहती थी। उसने अपने असिस्टेंट को मिंजे की पूरी कुंडली निकालने को कहा ताकि वो इस मामले को और बड़ा बना सके। घर पहुंचकर ना यंग अपने ससुर के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसे वारिस बनने की शर्त सुनाई दी। जो भी शिप बिल्डिंग बिजनेस को ग्रुप में मिला पाएगा वही असली वारिस होगा। ना यंग ने इस दिन के लिए बहुत पापड़ बेले थे। वो वारिस की कुर्सी किसी और को कैसे दे सकती थी। वो तुरंत मिंजे को फोन लगाती है, तुम जहाँ भी हो फौरन वापस आ जाओ। पर मिंजे बिल्कुल अपने बाप पर गया था। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बहाना बनाकर फोन काट देता है। ना यंग को डर था कि कहीं वो रेस में पीछे न रह जाए, तो वो अपनी सास को पट्टी पढ़ाना शुरू करती है। माँ जी, आप अपने शेयर्स मंजली भाभी को मत देना, मुझे दे दो। शेयर आपके हाथ में रहेंगे तो आपकी पावर बनी रहेगी। कल को अगर पापा जी को कुछ हो गया तो आप चेयरमैन बन सकती हैं। सास हंसते हुए कहती हैं, अरे मैं बुढ़ी क्या करूंगी चेयरमैन बनकर, मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। ना यंग तुरंत मक्खन लगाती है, अरे मैं हूँ ना आपकी सेवा के लिए, मैं सब संभाल लूंगी। ना यंग की हालत खराब थी। वो साम दाम दंड भेद सब लगा रही थी, बस किसी तरह ग्रुप पर उसका कब्जा हो जाए। सबसे बड़ा सिरदर्द उसका पति यंग मिन था, जिसे न सिर्फ बिजनेस से नफरत थी बल्कि वो अपने भाई की मदद कर रहा था। ना यंग उस पर चिल्लाती है, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं अकेले अपने दम पर मिंजे को वारिस बनाऊंगी। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने इस घर में 20 साल कैसे काटे हैं। किसी ने मुझे इंसान नहीं समझा, और तुमने तो सबसे पहले मुझे इग्नोर किया। इसलिए मैंने दिन रात एक करके कंपनी का एक एक राज जाना है। अब मुझे सब पता है। यंग मिन शांत होकर कहता है, तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? ना यंग रोते हुए कहती है, तुम उस तड़प को नहीं समझोगे जब इंसान किसी चीज के लिए तरसता है। मुझे आज तक अपनी मनपसंद कोई चीज नहीं मिली, तुम भी नहीं मिले। 20 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने मुझे एक बार छुआ तक नहीं। अब मेरे पास सिर्फ मिंजे है और मैं उसे नहीं हार सकती। यंग मिन पूछता है, तुम मिंजे की सच्चाई कब तक छुपाओगी? वो अब बच्चा नहीं रहा, उसे पता होना चाहिए कि उसकी सगी माँ कौन है। ना यंग साफ मना कर देती है, ये राज मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। अगले दिन यंग मिन अचानक अपना सामान उठाकर स्टडी रूम से बेडरूम में शिफ्ट होने लगता है। ना यंग उसे रोकती है, ये क्या ड्रामा है, वापस जाओ, वहीं सो जाओ जहाँ 20 साल से सो रहे हो। 20 साल से पति पत्नी होकर भी वो अजनबियों की तरह रहे थे, पर आज यंग मिन कुछ फैसला करके आया था। वो नायंग की आंखों में देखकर कहता है, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं सारी दुनिया छोड़कर अभी इसी वक्त तुम्हारा हो जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो ना यंग कैसी है जिसे मैं आज तक नहीं जान पाया। ना यंग के चेहरे पर जीत की खुशी आ जाती है। आखिर उसने इस पत्थर दिल इंसान को पिघला ही दिया। अब बस अगला कदम वारिस की कुर्सी पर कब्जा करना था। इधर मंजली भाभी, जो खुद वारिस की रेस में थी, वो ना यंग को अपनी आर्ट गैलरी में बुलाती है एक चाल चलने के लिए। उसे लगता था कि ना यंग तो एक अनपढ़ हाउसवाइफ है, लेकिन वहाँ ना यंग की मुलाकात उस इंसान से होती है जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, डुकसंग, वही धोखेबाज जिसने उसे छोड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो अजनबी हों। भाभी ना यंग को कमरे में ले जाकर असली बात पर आती हैं। वो ना यंग के शेयर हड़पना चाहती थी। ना यंग भोली बनने का नाटक करती है और पूछती है, जी ये शेयर क्या होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। भाभी उसके जाल में फंस जाती हैं और सोचती हैं, ये तो बेवकूफ है, तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बस अपने और मिंजे के शेयर मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। ना यंग बस मुस्कुरा देती है, हाँ नहीं कहती। बाद में ना यंग डुकसंग से अकेले में मिलती है और उसे ऑफर देती है, भाभी का साथ छोड़ो और मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा पैसे कमा कर दूंगी। और साथ ही धमकी भी देती है, 20 साल पहले तुम्हारे बच्चे की माँ मैं थी, याद है ना? डुकसंग डर जाता है और ना यंग की बात मान लेता है। गैलरी से बाहर निकलकर ना यंग को वो सारे पल याद आते हैं जब डुकसंग ने उसकी बेइज्जती की थी। वो कसम खाती है, आज वक्त मेरा है, एक एक आंसू का हिसाब ब्याज समेत वापस लूंगी तुमसे। इसके बाद ना यंग अपनी दीदी के घर जाती है। वहाँ उसकी नजर हेजिन की बचपन की फोटो पे पड़ती है। वो हैरान रह जाती है, ये तो बिल्कुल मेरे बचपन जैसी दिखती है। दीदी हड़बड़ाकर बात संभालती है, हाँ वो तुम्हारी जैसी दिखती थी, इसीलिए तो मैंने उसे अडॉप्ट किया। वहाँ से निकलते वक्त ना यंग को बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी, दाल में कुछ तो काला है। अचानक वो दीदी से पूछती है, क्या वो बच्ची सच में मर गई थी? दीदी का चेहरा पीला पड़ जाता है, जिससे ना यंग को शक हो जाता है। ना यंग कहती है, दीदी मुझे सच बताओ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे प्यार दूंगी, अभी भी देर नहीं हुई है।
दीदी ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, नायंग का चेहरा बदल गया। वो पूछती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि वो जिंदा है। दीदी रोते हुए कहती हैं, क्योंकि तुम उसे पैदा करने से ज्यादा मरना पसंद करती थी और उस वक्त तुम उसे पालना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। नायंग इमोशनल होकर कहती है, तुम्हें पता भी है मैंने ये साल कैसे काटे हैं, कितना दर्द सहा है। मैं हर पल इसी गिल्ट में जी रही थी कि मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी ही बच्ची को मार दिया। दीदी बस उससे माफी मांगती रहती हैं। नायंग चिल्लाती है, अगर मुझे पता होता कि वो जिंदा है तो मैं उस अमीर घर में शादी कभी नहीं करती। मैं अपनी बच्ची को खुद पालती। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे एक बुरी माँ बना दिया। अब मैं किस मुंह से उस बच्ची का सामना करूंगी? दीदी से नायंग का दुख देखा नहीं जाता। वो तड़प कर बोल पड़ती है, नायंग तुम चिंता मत करो। हे जिन 10 साल पहले ही समुद्र में कूदकर मर चुकी है, उसी रात जब तुम मिंजे को लेकर मेरे घर आई थी। ये सुनकर नायंग के दिल में एक पल के लिए दर्द उठता है, पर वो सुधरने वालों में से नहीं थी। वो उल्टा दीदी को ही ब्लेम करती है, अगर तुमने सच पहले बताया होता तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे मरने नहीं देती। नायंग की कड़वी बातों से दीदी को गहरा सदमा लगता है। वो हे जिनकी मौत का सारा इल्जाम खुद पर ले लेती हैं। जाते जाते नायंग दीदी से रिश्ता तोड़ देती है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। कार में बैठकर नायंग के चेहरे पर फिर से वही डरावनी मुस्कान आ जाती है। उधर दीदी, जिसने नायंग के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अब वो हे जिन की मौत का बोझ भी उठा रही थी। लेकिन उन्हें यकीन था कि हेजिन मरी नहीं है। वो कसम खाती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ निकालेंगी। दीदी पागलों की तरह हर अनाथालय में पूछताछ करती हैं और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। उन्हें इनकी का पता चलता है, जो असल में हेजिन ही है। इनकी पहली नजर में ही अपनी माँ को पहचान लेती है, पर वो उनसे मिलना नहीं चाहती। वो अपने असिस्टेंट को तुरंत गाड़ी भगाने को कहती है। दीदी फौरन नायंग के पास पहुँचती हैं और बताती हैं कि हे जिन जिंदा है। नायंग गुस्से में कहती है, मिल गई तो क्या हुआ? अगर मैं उसे पालती भी हूँ तो वो रहेगी तो नाजायज ही ना, उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? मैं भी यहाँ लोगों के ताने सुनती हूँ। वो बच्ची मेरे पास रहेगी तो उसे सब बिना बाप की बेटी कहेंगे। वो मुझसे भी ज्यादा बुरी जिंदगी जिएगी। दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो बिना किसी ख्वाहिश के जी ले। और आखिर में नायंग धमकी देती है, अगर नहीं चाहती कि मुझे घर से निकाल दिया जाए तो आज के बाद मुझे परेशान मत करना। दीदी नायंग को जाता हुआ देखती रह जाती हैं। वो बस यही दुआ करती हैं कि उनकी बहन खुश रहे। उसी दिन नायंग का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर यंगमिन को बताते हैं, आपकी पत्नी का इस एक्सीडेंट की वजह से मिसकैरेज हो गया है। यंगमिन हैरान रह जाता है, मेरी पत्नी तो माँ बन ही नहीं सकती, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? डॉक्टर बताते हैं, ये बहुत रेयर है, पर नामुमकिन नहीं, बस बहुत कम होता है। प्लीज उन्हें मत बताइएगा वरना वो बहुत टूट जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर यंगमिन चुप रह जाता है। नायंग कितनी शिद्दत से चाहती थी कि उसका और यंगमिन का अपना बच्चा हो ताकि वो जायदाद पर कब्जा कर सके। अगर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा गिर गया तो वो यंगमिन को कभी माफ नहीं करेगी। अब नायंग के पास अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का इकलौता मोहरा मिंजे ही बचा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मिंजे उसी की सगी बेटी के प्यार में पड़ गया। वो जितना मिंजे को मुट्ठी में रखना चाहती, वो उतना ही दूर होता जा रहा था। 20 साल पहले जिस मिंजे को पाने के लिए नायंग ने उसकी माँ को कुचल दिया था, उसे नहीं पता था कि वो औरत इनसूक मरी नहीं है। वो इन सालों में छुप छुप कर मिंजे के पास ही थी। खून का रिश्ता शायद इसे ही कहते हैं। मिंजे को नहीं पता था कि इनसूक उसकी माँ है। फिर भी जब भी वो उदास होता तो इनसूक की कैफे में ही जाता और एक कप कॉफी पीता। इनसूक उसे इतना प्यार और दुलार देती थी कि मिंजे को लगता, काश मेरी माँ ऐसी होती। क्योंकि नायंग के लिए तो वो बस एक मोहरा था, उसमें कभी वो ममता वाली फीलिंग थी ही नहीं। लेकिन एक दिन नायंग ने उन्हें साथ देख लिया। वो दोनों बहुत करीब और खुश दिख रहे थे। कोई भी देखकर कह देता कि ये माँ बेटे हैं। ये देखकर नायंग का खून खौल उठता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगले ही दिन वो सीधे इनसूक के कैफे पहुंच जाती है और बड़े प्यार से उसे धमकाना शुरू करती है। बेचारी इनसूक डर के मारे कांपने लगती है। नायंग सीधे मुद्दे पर आती है, अपना वादा याद है ना, मिंजे से दूर रहने का, उससे मिलना बंद कर दो। इनसूक गिड़गिड़ाती है, प्लीज बस कुछ महीने मुझे उसके साथ रहने दो, मैं उसे सच नहीं बताऊंगी। उस एक्सीडेंट के बाद से मेरी हालत खराब है, मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक माँ होने के नाते मुझे आखिरी वक्त उसके पास रहने दो। दूसरी तरफ इनकी 10 साल बाद अपने गाँव वापस आती है, छुपकर दीदी को देखने के लिए। दीदी को अचानक कुछ महसूस होता है। वो सिर उठाती हैं और दूर खड़ी इनकी को देख लेती हैं। इनकी घबरा जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। दीदी उसके पीछे दौड़ती हैं, रुक जाओ, लेकिन इनकी गायब हो जाती है।
दीदी हार नहीं मानती। अगले दिन वो उसे समुद्र किनारे ढूंढ ही लेती हैं। इनकी वहाँ अकेली रो रही थी। इस बार इनकी भागती नहीं है। वो मान लेती है कि वो ही हेजिन है। इनकी कहती है, मुझे पता है आप मेरी सगी माँ नहीं हो। मैंने बचपन में आपकी डायरी पढ़ ली थी। उसमें लिखा था कि आप मुझे अनाथालय से लाई थी। मुझे पालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, पर मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे असली माँ बाप कौन हैं। दीदी को ना यंग की धमकी याद आ जाती है और वो उसे सच नहीं बता पाती। इनकी के जाने के बाद दीदी जमीन पर बैठकर रोने लगती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। सच बोलना मतलब सबकी जिंदगी में भूचाल लाना। उधर इंसूक अपनी ब्रेन सर्जरी के लिए बाल कटवा रही थी। ये ऑपरेशन बहुत रिस्की था। तभी वहाँ ना यंग एक टोपी लेकर पहुँच जाती है, उसे सिंपैथी देने नहीं बल्कि जलाने के लिए। वो कहती है, इस टोपी में तुम सबसे सुंदर लगोगी। और फिर वो बम फोड़ती है, 20 साल पहले तुम्हें कार से मैंने ही उड़ाया था और अगर दोबारा मौका मिले तो मैं फिर वही करूंगी, क्योंकि मैं किसी को मेरा बेटा और मेरा स्टेटस छीनने नहीं दूंगी। तुम समझ रही हो ना? इंसूक बेबस थी। वो अपनी जान बचाने की जंग लड़ रही थी और ना यंग उसे ताने मार रही थी। ना यंग खुश थी कि चलो अब ये मर जाएगी और मिंजे हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लेकिन ना यंग को ये नहीं पता था कि उसके ससुर सब जानते थे। उन्हें पता था मिंजे उसका सगा बेटा नहीं है, पर उन्होंने ना यंग को डांटने के बजाय उसकी तारीफ की। बेटा, तुमने हमारे खानदान के वारिस को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। तुमने इतना बड़ा झूठ बोलकर हमारे परिवार की इज्जत बचाई। मुझे पता है तुमने बहुत दुख सहे हैं। बस वो ना यंग को वार्निंग देते हैं, मिंजे को उसकी सगी माँ के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारा पति वारिस की रेस से बाहर हो जाएगा। लेकिन सच को कोई दीवार नहीं रोक सकती। मिंजे जब हॉस्पिटल में इंसूक से मिलने जाता है तो उसे सब पता चल जाता है कि वही उसकी असली माँ है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वो इतना पसंद करता था वही उसकी माँ है और अब शायद वो उसे खो देगा। क्या मैं उसे एक बार मान भी नहीं कह पाऊंगा? सर्जरी के बाद मिंजे कोमा में पड़ी इंसूक के पास बैठा रहता है। वो बस उसके जागने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार इंसूक की आंखें खुलती हैं। मिंजे रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ, मुझे पता चल गया है, आप ही मेरी माँ हो। इंसूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे नफरत मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे पास थी, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। ये मिलन बहुत इमोशनल था, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से इंसूक की तबीयत बिगड़ जाती है और वो मिंजे की बाहों में ही दम तोड़ देती है। इंसूक के फ्यूनरल पर इन की भी आती है और पूरी रात वहाँ रुकती है। ना यंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है ये लड़की बहुत चालू है। मिंजे पूरे टाइम ना यंग से एक शब्द नहीं बोलता। वो उससे पूरी तरह कट चुका था। वो इंसूक की अस्थियां लेकर सीधे इनकी के साथ निकल जाता है, ना यंग को इग्नोर करके। ना यंग गुस्से से पागल हो जाती है। मैंने उसे 20 साल पाला और आज वो उस लड़की के लिए मुझे छोड़ गया। मेरी ममता की कोई कद्र नहीं। घर आकर ना यंग ठान लेती है, अब मैं इस इनकी को बर्बाद कर दूंगी। वो उसके पास्ट के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने का आर्डर देती है। इसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। ना यंग अपनी दीदी के पास जाकर रोना रोती है। दीदी, वो इनकी मेरे मिंजे को मुझसे छीन रही है। मिंजे मेरी सुन ही नहीं रहा। वो उस स्टार के पीछे पागल हो गया है। वो दोनों मेरे सामने गले मिलते हैं, बेशर्म कहीं के। अगर मैं उन्हें रोकती हूँ तो मिंजे बागी हो जाता है और अगर कुछ नहीं करती तो ससुर जी उसे वारिस नहीं बनाएंगे। मेरा मन करता है उस लड़की को रास्ते से हटा दूं। दीदी ये सुनकर सन्न रह जाती हैं। उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मिंजे ना यंग का बेटा है और इनकी ना यंग की बेटी, मतलब भाई बहन डेट कर रहे हैं। वो ना यंग को सच बताना चाहती थी, पर उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ना यंग बड़बड़ाते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद दीदी चिल्लाती है, मिंजे और इनकी साथ नहीं हो सकते, वो भाई बहन है, ये पाप है। पर ना यंग तो जा चुकी थी। वो अब इनकी का करियर खत्म करने का प्लान बना रही थी। इधर दीदी घबराकर सीधे इनकी के पास पहुंचती हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए पूछती हैं, सच बताओ तुम्हारा और मिंजे का क्या रिश्ता है? इनकी शर्माते हुए कहती है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये सुनकर दीदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गिर पड़ती हैं। मजबूर होकर उन्हें सच बताना पड़ता है, तुम दोनों साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ना यंग ही तुम्हारी सगी माँ। इनकी को यकीन नहीं होता। क्या वो औरत जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो मेरी माँ है? लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है, शुक्र है मिंजे उनका सगा बेटा नहीं है। इनकी को पता चल चुका था कि मिंजे गोद लिया हुआ है। उधर ना यंग को इनकी की काली करतूतों की फाइल मिल जाती है। वो तुरंत उसे मिलने बुलाती है। इस बार इनकी का तेवर नरम था। वो ना यंग की तारीफ करती है, आप मिंजे को कितना प्यार करती हैं। वो आपका सगा बेटा नहीं है, फिर भी आप उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इनकी की आंखों में एक चाहत थी, काश उसे भी अपनी माँ से ऐसा प्रोटेक्शन मिलता।
ना यंग तारीफ सुनकर खुश तो होती है पर अपने मिशन से नहीं भटकती। वो टेबल पे वो सीडी रखती है। देखो, इसमें वो सब है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर तुमने मिंजे का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं ये सब पब्लिक कर दूंगी। इनकी हंसते हुए कहती है, मुझे डर नहीं लगता। इंसान का पास्ट पेंसिल से लिखा शब्द नहीं होता जिसे रबर से मिटा दिया जाए। सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है, बिल्कुल आपके पास्ट की तरह। ना यंग को लगा वो मिंजे वाली बात कर रही है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इनकी उसके सबसे काले सच की बात कर रही थी, अपनी ही बेटी को सड़क पर छोड़ने का सच। ना यंग सोचती है, इसे क्या पता, मिंजे की माँ तो मर चुकी है, अब मेरा राज कोई नहीं खोल सकता। उसे लगा इन सूक के मरने के साथ ही उसकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। पर जाने से पहले इनकी ना यंग की शर्त मान लेती है कि वो आज के बाद मिंजे से नहीं मिलेगी। आखिर ना यंग उसकी सगी माँ है। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। अब मिंजे के साथ रिश्ता रखना गलत होगा। भले ही इनकी ना यंग से बहुत नफरत करती थी, पर जैसे ही ना यंग वहाँ से जाती है, इनकी उसके पीछे रोते हुए भागती है। दुनिया का कौन सा बच्चा अपनी माँ को नहीं चाहता? उसे भी माँ का प्यार चाहिए था। 20 साल तक अनाथ बनकर उसने अकेले संघर्ष किया है। इतनी मेहनत से वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। इनकी को लगता था कि ना यंग ने जो भी किया एक माँ होने के नाते मिंजे के लिए किया। काश वो प्यार उसे भी मिला होता। ना यंग से इतनी चोट खाने के बाद भी इनकी उम्मीद कर रही थी कि शायद ये कोई गलतफहमी हो। इतनी क्रूर औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? जब ना यंग कंपनी वापस पहुँचती है तो दीदी उसे रोक लेती है। दीदी सच बताना चाहती थी कि इनकी उसी की बेटी है, ताकि माँ बेटी एक दूसरे को बर्बाद न करे। लेकिन डरपोक दीदी हमेशा की तरह बात शुरू करके बीच में ही अटक जाती हैं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। ना यंग चिढ़ जाती है, अरे बोलना क्या चाहती हो? पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो, बस रोती रहती हो। इनकी अपने सवालों के जवाब मांगने दोबारा दीदी के पास जाती है। ना यंग ने मुझे बचपन में क्यों छोड़ा था? दीदी ना यंग का वो कड़वा सच नहीं बताना चाहती थी कि उसने अमीर बनने के लिए अपनी बच्ची को फेंका था। वो झूठ बोलती हैं, तुम्हारी माँ ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी, मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ था। इनकी पूछती है, क्या आपने उन्हें बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ, या उन्होंने जानकर भी मुझे अपनाने से मना कर दिया? दीदी कहती हैं, जब तुम पैदा हुई थी मैंने उनसे झूठ बोला था कि तुम मर गई हो, क्योंकि उस वक्त वो तुम्हें पालने की हालत में नहीं थी। इसलिए उनकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पर इनकी को ये बात हजम नहीं होती। डिलीवरी के वक्त बच्चा मर गया और उन्होंने अपनी आंखों से कंफर्म भी नहीं किया। वो बस अमीर घर में शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कचरे की तरफ फेंक दिया। और अब इनकी के सामने एक और भयानक सच था जिसे उसे फेस करना था। मैं मिंजे से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मिंजे मेरा छोटा भाई है। ये जानने के बाद कि मिंजे उसका भाई है, इनकी मिंजे से सबसे कड़वी बात कहकर ब्रेकअप कर लेती है। मैं शुरू से बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। मुझे एक रईसजादे के साथ स्कैंडल चाहिए था ताकि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। तुम हो क्या? बस एक नाम के वारिस जो अपने परिवार के टुकड़ों पर पल रहा है। मुझे वो चाहिए जो मुझ पर अभी पैसा लगा सके। अगर तुम मालिक बन भी गए तो 50 साल के हो जाओगे। तब तक मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारे घर की बेइज्जती सहती रहूं। मैं इतना लंबा इंतजार क्यों करूं? तुम्हारे लिए मैं अपनी अच्छी खासी लाइफ क्यों बर्बाद करूं? आज से हम सिर्फ दोस्त हैं बस। ये कहकर इनकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ना यंग को उनके ब्रेकअप की खबर मिल जाती है, पर वो अपना वादा तोड़ देती है। वो इनकी को जड़ से खत्म करना चाहती थी ताकि वो कभी सिर न उठा सके। वो इनकी की पुरानी सारी बदनामी और ब्लैक हिस्ट्री लीक करवा देती है। देखते ही देखते इनकी के सारे राज बाहर आ जाते हैं। रातों रात पूरा इंटरनेट इनकी की बदनामी से भर जाता है। उसका करियर खत्म होने की कगार पर आ जाता है। वो एक गहरी खाई में गिर चुकी थी। इनकी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मेरी अपनी सगी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मुझे पैदा होते ही फेंका और अब मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देर रात मिंजे भी ये भयानक खबरें देखता है। वो सब कुछ छोड़कर सीधे इनकी के पास भागता है। इनकी को इतनी तकलीफ में देखकर उसका दिल छलनी हो जाता है। आखिरकार इनकी को बचाने के लिए वो एक बहुत बड़ा फैसला ले लेता है। मिंजे मीडिया के सामने ऐलान कर देता है, मैं अगले साल वसंत में इनकी से शादी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब हमें सपोर्ट करेंगे, चाहे गिफ्ट्स के साथ या दुआओं के साथ। इनकी मिंजे के इस कदम से बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन भाई बहन होने की दीवार उसे रोक रही थी। अगले दिन ना यंग शादी की खबर देखती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि इनकी ने बदला लेने के लिए ये चाल चली है। दीदी भी ये दोनों खबरें देखती हैं। वो घबराकर तुरंत ना यंग के पास भागती हैं। उन्हें पता था कि अगर अब सच नहीं बताया तो अनर्थ हो जाएगा। इस बार दीदी सीधे बोल देती हैं, इनकी ही हेजिन है जिसे मैं अनाथालय से लाई थी। ना यंग के हाथ कांप जाते हैं। प्याला गिरते गिरते बचता है। क्या कहा तुमने? कौन है इनकी? दीदी साफ शब्दों में कहती हैं,
इनकी तुम्हारी ही बेटी है। नायंग खड़ी हो जाती है, क्या तुमने उसे बताया कि मैं उसकी माँ हूँ? दीदी हाँ में सिर हिला देती है। नायंग गुस्से से पागल हो जाती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि वो मर गई? अगर तुम्हें उसे पालना ही था तो ढंग से पालती। अब जब सब बर्बाद हो गया है तब मुझे बता रही हो इनकी मेरी बेटी है। अब मैं क्या करूँ, तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। दीदी बस खड़ी होकर रोती रहती है। नायंग चिल्लाती है, जाओ उससे कहो कि ये झूठ है, कहो कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी, कहो कि वो अनाथालय से आई है, बस बोलो कि तुम्हें नहीं पता उसके माँ बाप कौन है। अब बता रही हो मुझे, तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? इससे पहले जब नायंग को पता चला कि इनकी उसकी बेटी है, वो उससे मिलने गई थी, अपनाने के लिए नहीं बल्कि उसका मुंह बंद करने के लिए, ताकि मिंजे को सच ना पता चले। इनकी पूछती है, क्या आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? नायंग कहती है, मैं क्यों माफी मांगू? जाओ अपनी मासी से मांगो, उसने मुझसे झूठ बोला था, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम जिंदा हो। नायंग नीचे बैठकर इनकी का हाथ पकड़ लेती है, प्लीज मिंजे से ये बात छुपा लो, अगर उसे पता चला तुम मेरी बेटी हो तो वो टूट जाएगा। इनकी दर्द भरी आवाज में पूछती है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आज आपको कम से कम मुझे एक बार गले तो लगाना चाहिए था। मैं आपको अपने साथ नर्क में ले जाऊंगी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बदतमीज लड़की, मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है। नायंग खड़ी होकर चीखती है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से पैदा नहीं किया था। तुम्हें इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। तुम एक शापित बच्ची हो। अगर तुम बताना चाहती हो कि तुम मेरी बेटी हो तो पहले मुझे मारना होगा। नायंग का एक एक शब्द खंजर की तरह इनकी के दिल पर वार कर रहा था। नायंग को जाता देख इनकी कहती है, भागने से कुछ नहीं होगा, मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। जो दर्द मैंने सहा है वो आपको ब्याज समेत लौटाऊंगी। वो हड्डियों को गला देने वाला दर्द मैं आपको महसूस करवाऊंगी। नायंग कहती है, वो दर्द मैं बहुत पहले सह चुकी हूँ। अकेले प्रेग्नेंट होकर लोगों के ताने सुनकर जीना मुश्किल था। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे बदला नहीं जा सकता। मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। मेरे पास तब कोई और रास्ता नहीं था। मैं तब भी खुद पर भरोसा करती थी, आज भी करती हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, अगर लड़ना है तो आ जाओ मैदान में। नायंग की बातों से इनकी को महसूस होता है कि उसने उस वक्त कितना दर्द सहा होगा। जब नायंग जाने लगती है, इनकी फिर पूछती है, क्या आप सच में मुझे अपना नहीं सकती? झूठ ही बोल दीजिए कि आपने मुझे किसी बुरे सपने में खो दिया था और अब आपको पछतावा है, बस इतना काफी है। मैंने कहा ना, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी आज की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बस सुनना चाहती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। नायंग दीदी को कोसती है कि उनमें दिमाग नहीं है। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था तो मैं मिंजे को विदेश भेज देती ताकि वो इनकी से न मिले और मैं उसका वीडियो वायरल नहीं करती। अब वो मुझसे नफरत करती है, वो मुझे अपने साथ ले डूबना चाहती है। दीदी कुछ बहाने बनाने लगती हैं। नायंग सिर पीट लेती है, ये औरत बेवकूफ है। अगर मुझे पता होता तो मैं सब कुछ अलग तरीके से हैंडल करती। मैं उसे मना लेती, उससे अच्छा माहौल देती। मैं उससे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो स्टार है जो मेरे बेटे को बिगाड़ रही थी। अगर वो मिंजे से दूर रहती तो मैं छुपकर उसकी मदद करती, एक माँ का फर्ज निभाती। पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। नायंग दीदी को समझाती है कि अब क्या करना है। अगर रिपोर्टर पूछे कि इनकी की सगी माँ कौन है तो अनजान बन जाना, कह देना तुम्हें नहीं पता। नायंग बार बार चेतावनी देती है, कोई भी पूछे कहना मैं उसे नहीं जानती। अगर उन्हें पता चला कि वो मेरी नाजायज औलाद है तो मेरे ससुराल वाले मुझे धक्के मारकर निकाल देंगे। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर तुम मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती तो जुबान बंद रखना। फिर नायंग डुक्संग इनकी का पिता के पास जाती है और बताती है कि उसकी बेटी जिंदा है। वो पूछती है, डरे हुए हो? डुक्संग कहता है, मैं क्यों डरूं? झूठ तुमने बोला, फेंका तुमने, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वैसे तुमने उसे बताया कि उसका बाप कौन है? नायंग कहती है, पागल हो क्या? मेरे जैसी माँ होना ही उसके लिए काफी बड़ा सदमा है। अगर उसे पता चला कि बाप तुम जैसा है तो वो और टूट जाएगी। इससे अच्छा तो मैं उसे चाकू मार दूं। डुक्संग अपनी जान बचाने की सोचता है। वो नायंग से कहता है, सच को दबाए रखो। तुम मालकिन बनने वाली हो, सब बर्बाद मत करो। इतनी मेहनत पर पानी मत फेरो। नायंग को गुस्सा आता है कि ये सारी जिम्मेदारी उसी के सिर मर रहा है। उसे पछतावा होता है कि वो ऐसे घटिया आदमी के प्यार में पड़ी थी। वो उसे एक जासूसी कैमरा देती है, जाओ इसे मंजली भाभी के कमरे में लगाओ। डुक्संग आनाकानी करता है तो नायंग धमकी देती है कि वो दुनिया को उसकी बेटी का सच बता देगी। डुक्संग तुरंत मान जाता है। वो कमीना कैमरा सीधे भाभी के बेड के सामने लगा देता है। मर्द बिना उनकी सोच ही अलग होती है। नायंग को डर था कि इनकी बदले की आग में सब सच उगल देगी। वो दोबारा इनकी से मिलती है और उसे उस जगह ले जाती है जहाँ वो प्रेग्नेंट थी। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल कौन सा था? जब तुम मेरे पेट में थी। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे बाप को बताया
मेरी दुनिया उजड़ गई, स्वर्ग नर्क बन गया। इनकी चुपचाप सुनती रहती है। नायंग कहती है, सुना है तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, अपनी माँ के हाथों फेंके जाने वाली कहानी सुनाकर तुम सिंपैथी हासिल कर लोगी, तुम्हारा करियर बच जाएगा, तुम फिर स्टार बन जाओगी। पर क्या तुमने मिंजे के बारे में सोचा? अगर उसे पता चला तो उस पे क्या बीतेगी? अगर मिंजे को तुम्हारी असलियत पता चली, तुम्हारी सगी माँ के बारे में, तो क्या तुम संभाल पाओगी? तुम तो बच निकलोगी। पर क्या तुमने सोचा है कि मिंजे वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उसकी बहन है? ये जानकर मिंजे पागल हो जाएगा। इनकी समझ जाती है कि ना यंग बस मिंजे को बचाने के लिए उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन इनकी भी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वो सीधे ना यंग को अल्टीमेटम दे देती है, जब तक आप दुनिया के सामने ये नहीं मानती कि मैं आपकी बेटी हूँ, तब तक मेरे और मिंजे के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों अजनबी हैं जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं। अगले दिन इनकी टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती है। उधर कंपनी में बैठी ना यंग की जान अटकी हुई थी, वो रिजल्ट का वेट कर रही थी। इनकी मीडिया के सामने अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाती है कि कैसे वो यहाँ तक पहुँची, और फिर वो बम फोड़ती है, मुझे मेरी सगी माँ मिल गई है। लेकिन वो अपनी माँ ना यंग का नाम नहीं लेती, बल्कि वो विक्टिम कार्ड खेलती है। मेरी माँ की जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो उन्होंने मुझे छोड़ा। वो कैमरे के सामने रोते हुए ड्रामा करती है। मैं अपनी माँ की फीलिंग्स समझ सकती हूँ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बस ये जानकर कि आप इस दुनिया में जिंदा हैं, मुझे सुकून मिल गया। इनकी के इस इमोशनल ड्रामे ने सबका दिल जीत लिया। उसकी सारी ब्लैक हिस्ट्री धुल गई और रातों रात उसे पूरी दुनिया की सिंपैथी मिल गई। ना यंग भी इनकी की ये शानदार एक्टिंग देखती है। कहीं ना कहीं उसका पत्थर दिल भी पिघल जाता है, पर वो सोचती है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे नाटक करने से मैं तुम्हें अपना लूंगी? तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। यंग मिन और मिंजे को गलती से पता चल जाता है कि वो दोनों सगे बाप बेटे नहीं हैं। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिंजे समझ जाता है कि अगर दादाजी चेयरमैन को ये पता चला तो वो उसे और ना यंग को घर से बाहर फेंक देंगे और यंग मिन का वारिस बनने का सपना टूट जाएगा। मिंजे अपने पापा से कहता है, अगर आप चुप रहेंगे तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। मैं ये आपके लिए नहीं, अपनी माँ ना यंग के लिए कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ना यंग मिंजे को ढूंढते हुए सीधे इनकी के घर पहुँच जाती है, पर मिंजे वहाँ नहीं था। ना यंग फिर से वही टेप रिकॉर्डर चालू करती है, मिंजे को मत बताना कि तुम मेरी बेटी हो, वरना वो पागल हो जाएगा, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। इनकी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। मैं वो बच्ची हूँ जिसे आपने 9 महीने पेट में रखा, क्या मेरे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं? ना यंग जवाब देती है, मिंजे पैदा होते ही मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ है, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो? ये सुनकर इनकी का दिल छलनी हो जाता है। हाँ, सही कहा आपने, मैं आपकी सगी बेटी होकर भी आपके दूध की एक बूंद के लिए तरस गई। गुस्से में इनकी दरवाजा खोलकर ना यंग को जाने के लिए कहती है। ना यंग को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो ज्यादा बोल गई। वो तुरंत पैंतरा बदलती है और इनकी का हाथ पकड़ लेती है। जब धमकी काम नहीं आई तो वो ममता का नाटक करती है। बेटा, पहले हम मिंजे को बचा लेते हैं। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा हिस्सा का प्यार मैं तुम्हें ब्याज समेत दूंगी। जब इनकी नहीं पिघलती तो वो उससे कसकर गले लगा लेती है। माँ गलत थी, मुझे माफ कर दो बेटा। इनकी साफ कहती है, बस मिंजे को सच बता दो कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो खुद पीछे हट जाएगा। जब ना यंग ने देखा कि इमोशनल ड्रामा भी फेल हो गया तो उसने इनकी को झटके से दूर धक्का दे दिया। इनकी ताना मारती है, तो आपको बस यही डर है ना कि सच बाहर आया तो आपकी अमीर बहू वाली कुर्सी छिन जाएगी। पर सच तो सच है, आप भाग नहीं सकती। ना यंग अब नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगती है। कम से कम मोरालिटी का ख्याल करो, भाई से शादी करोगी? पर इनकी तो जिद्दी थी, मेरा और मिंजे का कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैं क्यों रुकूं? तुम कहती हो तुम उसे प्यार करती हो, फिर उसे बर्बाद होते देखना चाहती हो। नहीं, अगर आप जिंदगी भर सच नहीं बताएंगी तो मैं खुद उसे बता दूंगी। ना यंग इनकी के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ झड़ देती है। इनकी गाल पकड़कर उसे घूरते हुए कहती है, देख लेना, हर चीज अपने सही अंजाम तक पहुंचेगी। इनकी रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसका रोना सुनकर भी ना यंग का दिल नहीं पसीजता। उसे बस डर था कि गुस्से में इनकी सच न उगल दे। वो फिर से दरवाजे के बाहर ममता का ढोंग करने लगती है। बेटा, माँ तुमसे प्यार करती है। कोई माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें भूली नहीं थी। अगर मुझे पता होता तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती। बस मुझे प्रॉमिस करो, मिंजे को मत बताना। इनकी अंदर तड़प रही थी। वो चाहती थी कि काश ये शब्द सच होते, पर उसे पता था ये सब झूठ है। वो और जोर जोर से रोने लगती है। जब ना यंग को लगा कि अब कोई फायदा नहीं है तो वो जाते जाते फिर से अपना असली रंग दिखाती है। पता नहीं किस पर गई है, मेरी नाक में दम कर रखा है। उधर मिंजे अपने पापा और इनकी की बातों से परेशान होकर अपने चाचा यंग सेओक के साथ ड्रिंक्स ले रहा था। चाचा तो वैसे भी आग में घी डालने का काम करते थे। वो मिंजे को भड़काते हैं, प्यार के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है।
एक काम करो, तुम दोनों कहीं जाकर चुपके से शादी कर लो। मिंजे को ये आइडिया क्लिक कर जाता है। वो सीधे इनकी को उठाता है और एक सुनसान जगह ले जाता है। बर्फ से ढके जंगल के बीच वो घुटनों पर बैठ जाता है और अंगूठी निकालकर इनकी को प्रपोज करता है। कस्मों वादों के साथ वो इनकी को अंगूठी पहना देता है। इनकी भी बहुत खुश थी। उस पल उसे दुनिया की किसी रस्म रिवाज की परवाह नहीं थी। वो बर्फ में पागलों की तरह दौड़ती है। उसी वक्त यंग मिन अपने शक को दूर करने के लिए मिंजे के साथ डीएनए टेस्ट करवाता है। जब ना यंग को पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है तो वो बौखला जाती है। माँ बेटी के बीच फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। इनकी चिल्लाती है, चाहे मेरे हाथ काट दो पर मैं ये अंगूठी नहीं उतारूंगी। वो रोते हुए ना यंग से पूछती है, मैं जानती हूँ आपको मुझसे प्यार नहीं है, पर क्या आप एक बार दिल से मुझसे माफी नहीं मांग सकती? क्या मुझे इतनी सी तसल्ली देना भी आपके लिए मुश्किल है? नायंग गुस्से में खड़ी होकर कहती है, मैं सोच रही हूँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हिसाब मांगना है तो अपने उस बाप से मांगो। अगर वो इंसान होता तो मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पालती बड़ा करती। ये सुनकर इनकी को नायंग पर तरस आ जाता है। उसे लगता है उसकी माँ सच में हालात की मारी थी। इसके बाद ना यंग इनकी को मिंजे से दूर करने के लिए एक डील ऑफर करती है। मैं तुम्हें विदेश भेजूंगी, वहाँ तुम्हें इंटरनेशनल स्टार बनाऊंगी, सब खर्चा मेरा। ना यंग यहाँ भी अपना फायदा देख रही थी। एक तीर से दो शिकार, मिंजे को वारिस बनाना और अपनी बेटी को सेटल करके उसे अपनी ढाल बनाना। उसे लगा शायद आगे चलकर इनकी उसके काम आ जाए। इनकी को लगा कि चलो कम से कम अब तो माँ उसके लिए कुछ कर रही है। वो मान जाती है। दोनों माँ बेटी उंगली फंसाकर वादा करती हैं। जाते वक्त ना यंग एक ऐसी बात कहती है जो इनकी का दिल पिघला देती है। पता है, जब तुम पेट में थी तो मैंने नाम सोचे थे। अगर लड़का होता तो हीरो और अगर लड़की होती तो रूहुआ। तुम मेरी रूहुआ हो। ये सुनकर इनकी के चेहरे पर फीकी हंसी आ जाती है। वो अपने कमरे में भागती है और रूहुआ रूहुआ दोहराते हुए खुशी के आंसू रोने लगती है। लेकिन ना यंग की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। उसकी दुश्मन मंजली भाभी उसे एक ब्रेकिंग न्यूज देती हैं। तुम्हें क्या लगता है ससुर जी को कुछ नहीं पता? उन्हें सब पता है कि मिंजे शादी से पहले का बच्चा है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो अपने परिवार के एक एक बंदे की खबर रखते हैं। मुझे लगा तुम चालाक हो, पर तुम तो बेवकूफ निकली। चेयरमैन ने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया मिंजे को पालने के लिए। अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो मिंजे को तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। नायंग के पसीने छूट जाते हैं। वो घबराकर अपनी दीदी के पास जाती है। दीदी, मुझे लग रहा है मैं मिंजे को खो दूंगी। और वही हुआ जिसका डर था। चेयरमैन नायंग को बुलाते हैं और फरमान सुनाते हैं, अब तुम मिंजे की खातिर उससे दूर हो जाओ। तुमने बहुत किया, शुक्रिया, पर अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा। मिंजे को ग्रुप का असली मालिक बनाने के लिए तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। अब उससे मत मिलना। ना यंग को जैसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। बड़ा बेटा अपने पिता को समझाता है, पापा आप ऐसे वफादार बहू को नहीं निकाल सकते। ये औरत चुप नहीं बैठेगी। ये मेरे जैसी नहीं है, ये पलटवार करेगी। ये अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। और वो सही था। ना यंग हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इतनी आसानी से अपनी मेहनत बर्बाद नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं। ना यंग अपने पति यंग मिन को सब बताती है। पापा मुझे इसलिए हटा रहे हैं ताकि मैं अकेली पड़ जाऊं। वो मिंजे को ढाल बनाकर मुझे मार रहे हैं। तुम्हें पता लगाना होगा कि पापा की वसीयत में वारिस कौन है, तभी उस बूढ़े लोमड़ी का प्लान समझ आएगा। पर यंग मिन का दिमाग कहीं और ही उलझा था। उसे मिंजे के खून पर शक हो रहा था। वो हॉस्पिटल जाता है रिपोर्ट चेक करने। डॉक्टर उसे डांटता है, आप अपनी पत्नी पर शक कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? मिंजे 100% आपका बेटा है। पर असलियत में यंग मिन को पता चल चुका था कि मिंजे उसका बेटा नहीं है। रिपोर्ट ने शायद कुछ और ही कहानी बयां की थी। यंग मिन बुरी तरह टूट जाता है। मेरा बेटा मेरा नहीं है। रईस खानदानों में खून की शुद्धता ही सब कुछ होती है। कोई भी अपनी दौलत किसी गैरों पर नहीं लुटाता। यंग मिन को डर था कि अगर परिवार को पता चला तो उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए वो अपने इस दर्द को सीने में दफन कर लेता है। वो मिंजे और नायंग से झूठ बोलता है, सब ठीक है, मिंजे मेरा ही खून है। वो नायंग को वार्निंग देता है, मुंह बंद रखना वरना मालकिन बनने का सपना भूल जाओ। नायंग अब करो या मरो वाली स्थिति में थी। वो चेयरमैन के पास जाती है और सरेंडर कर देती है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और फिर वो अपना आखिरी पत्ता फेंकती है। पर आपको पता होना चाहिए, इनकी मेरी सगी बेटी है। चेयरमैन भड़क जाते हैं, क्या तुम्हारी बेटी? मैं अपनी खानदान के वारिस की शादी तुम्हारी बेटी से कभी नहीं होने दूंगा। इधर चाचा यंग सेok को भी भनक लग जाती है। वो पैसे खिलाकर मिंजे की असली डीएनए रिपोर्ट निकलवा लेता है और सीधे चेयरमैन के पास पहुँचता है। पापा देखो, मिंजे भैया का बेटा नहीं है, ये सब धोखा है।
पर चेयरमैन उसे ही डांटने लगते हैं, चुप कर, तू मेरा बेटा नहीं है क्या? तेरी माँ ने रो रो कर भीख मांगी थी, तब मैंने तुझे अपनाया। चेयरमैन को गुस्सा तो बहुत था, पर वो खानदान की इज्जत के लिए झूठ को सच मानने को तैयार थे। वो चिल्लाते हैं, मिंजे मेरा पोता है, बस खबरदार जो उसके सामने बकवास की। यंग मिन अपने भाई को सबक सिखाने जाता है, पर उल्टा पिट जाता है। चाचा यंग स्योक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो रिपोर्ट सीधे मिंजे के हाथ में थमा देता है। ले पढ़ ले अपनी असलियत। मिंजे रिपोर्ट खोलता है और वहाँ लिखा था, मेल नहीं खाता। मिंजे की दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। वो अनाथ था, उसका कोई नहीं था। वो टूटे हुए दिल के साथ इनकी के पास जाता है। मुझे जाना होगा इनकी, मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हें याद करूंगा। इनकी उसे जाने नहीं देती। तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊंगी, हम साथ रहेंगे। नायंग को पता चलता है कि मिंजे को सब पता चल गया है, पर इस बार वो उन्हें नहीं रोकती। उसे लगता है कि शायद इनकी का प्यार ही मिंजे के लिए जीने की आखिरी उम्मीद बने। नायंग यंग मिन को सच बता देती है कि इनकी उसी की बेटी है और उससे दिल से माफी मांगती है। मेरे लालच ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। दूसरी तरफ चेयरमैन उस डॉक्टर को ढूंढ निकालते हैं जिसने मिंजे का डीएनए टेस्ट किया था। डॉक्टर चेयरमैन को बताता है टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव था, वो बाप बेटे नहीं हैं। पर मैं यंग मिन को ये कड़वा सच नहीं बता पाया। चेयरमैन डॉक्टर को डांटते नहीं हैं, बल्कि उसकी तारीफ करते हैं, तुमने अच्छा किया, बस इस राज को राज ही रखना। यंग मिन को कभी पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है, क्या आपने पहले ही टेस्ट करवा लिया था? चेयरमैन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे पर शक करूंगा? असल में चेयरमैन को पहले से पक्का यकीन था कि मिंजे यंग मिन का ही सगा बेटा है, वरना वो उसे वारिस बनाने के लिए इतना जोर नहीं लगाते। उधर इनकी मिंजे को समझाती है, एक बार यंग मिन के साथ दोबारा टेस्ट करवा लो, शायद कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहा हो। वो लोग तुम्हें वारिस बनने से रोकना चाहते हैं। वैसे सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे सगे पिता ना हो, ताकि हमारी शादी में कोई रुकावट ना आए। इनकी यंग मिन के पास जाती है और सैंपल मांगती है, और वो रिपोर्ट भी दिखाती है जो चाचा ने मिंजे को दी थी। अंकल एक बार चेक कीजिए, क्या ये रिपोर्ट असली है? यंग मिन रिपोर्ट देखता है और पहचान जाता है, ये वही रिपोर्ट थी जो उसने छुप कर करवाई थी। नायंग रिपोर्ट देखती है, अरे इसमें तो लिखा है कि इनका कोई रिश्ता नहीं है। यंग मिन घबराकर रिपोर्ट छीन लेता है। तभी नायंग को एक बात स्ट्राइक करती है, तुमने सैंपल किसका लिया था? तुमने अपना नहीं, उस आदमी शक वाले पिता का सैंपल लिया था ना? अगर मिंजे और वो आदमी बाप बेटे नहीं है, तो इसका मतलब मिंजे तुम्हारा ही सगा बेटा है। यंग मिन भी हक्का बक्का रह जाता है। मतलब डॉक्टर के एक झूठ और गलत फहमी ने उन्हें इतना डरा दिया था। मिंजे सच में यंग मिन का ही खून। वो बेमतलब ही परेशान हो रहे थे। उधर मिंजे को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले उसकी शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं। तभी उसके चाचा यंग सेओक उसे कड़वा सच बता देते हैं, बेटा इनकी तुम्हारी सगी मौसी की बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ ना यंग की बेटी है, वो तुम्हारी सगी बहन है। मिंजे की दुनिया ही उजड़ जाती है। वो भागकर ना यंग के पास जाता है। उसे उम्मीद थी कि ये झूठ होगा, पर ना यंग कबूल कर लेती है, हाँ इनकी मेरी बेटी है। मिंजे चीखता है, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैं अपनी ही बहन से प्यार कर बैठा, अब मैं क्या करूं? मैं जी नहीं पाऊंगा। नायंग उसे समझाती है, तुम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, तुम शादी कर सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा। पर मिंजे के संस्कार उसे इसकी इजाजत नहीं देते। वो अपनी माँ को माफ नहीं कर पाता। आखिरकार मिंजे और इनकी समाज की दीवार के आगे हार मान लेते हैं। इनकी रोते हुए मिंजे से कहती हैं, मुझे भूल जाओ, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें अपनी दीदी की बात माननी पड़ेगी। मिंजे का दिल टूटकर बिखर जाता है। वो अपने प्यार को सीने में दफन कर लेता है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना रहेगा। इधर चेयरमैन ना यंग से बदला लेते हैं। वो उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, उसे सड़क पर ला देते हैं, जिसकी वजह से इनकी का विदेश जाने का सपना लगभग टूटने वाला था। ना यंग इनकी से कहती है, बस एक दिन रुको, मैं अपना सब कुछ वापस लेकर आऊंगी। मैंने उस घर में गुलामी की है, मेरा हक बनता है। इनकी कहती है, माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो, इतना काफी है। ना यंग मुस्कुराती है, मैं चेयरमैन से अपना हिसाब चुकता करने जा रही हूँ। असल में ना यंग के पिता ने मरते वक्त उससे वादा लिया था, उस घर में शादी करना और अपने बेटे को उस कंपनी का मालिक बनाना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इसीलिए ना यंग इतने सालों से पागलपन की हद तक मिंजे को वारिस बनाने के पीछे पड़ी थी। उसे आज भी याद है कि कैसे उसकी माँ ने सुसाइड किया था और इसका जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन था। ना यंग चेयरमैन के पास जाती है और 40 साल पुराना राज खोलती है। आपने मेरे पापा का पैटेंट चुराया था और बदले में अपनी गर्लफ्रेंड मेरी माँ उन्हें दे दी थी। पापा को प्यार तो मिल गया, पर वो गरीब हो गए।
जब भी आप माँ से मिलने आते, पापा शराब पीकर माँ को मारते थे, उन्हें गंदी औरत कहते थे। चेयरमैन ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। मैंने अपने करियर के लिए प्यार का सौदा किया था, मुझे माफ कर दो। ना यंग चिल्लाती है, माफी? आपको लगता है माफी काफी है? मुझे वो रात आज भी याद है जब आप माँ से मिलने आए थे। पापा ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर मेरे बचपन को तो बचा लिया था, पर वो खुद नर्क में जी रहे थे। और उनसे भी घटिया आप हैं, क्योंकि आपने मेरी माँ को उस नर्क में धकेला था। ये सब सुनकर चेयरमैन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ना यंग उन्हें छोड़ती नहीं है। वो बेहोश होते चेयरमैन से जबरदस्ती वसीयत लिखवाती है। यंग मिन का नाम लिखो, तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। मुझे ऐसा राक्षस तुमने ही बनाया है। आखिरकार चेयरमैन की सांसें थम जाती हैं। अगले दिन पूरा परिवार इकट्ठा होता है। वकील वसीयत पढ़ते हैं, लेकिन जब यंग मिन वसीयत पढ़ता है तो वो झूठ बोल देता है वारिस मंजला भाई यंग स्योक है। बाद में ना यंग देखती है कि यंग मिन असली वसीयत जला रहा है। ना यंग जानती थी कि वसीयत में यंग मिन का ही नाम था। वो पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? यंग मिन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे पैसा नहीं, मेरा परिवार चाहिए। ना यंग ने दौलत खो दी, पर उसे एक सच्चा जीवन साथी मिल गया। आखिर में इनकी विदेश चली जाती है, मिंजे से हमेशा के लिए दूर। और पता चलता है कि इनकी को विदेश भेजने का खर्चा उसके असली पिता डुकसंग ने उठाया था। हर इंसान को अपने कर्मों की सजा मिली। सारी फसाद की जड़ इंसान की इच्छाएं होती हैं। पर सच तो ये भी है कि अगर इच्छाएं न हो तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।